हाय फ्रेंड्स, 15 जनवरी 2008 का दिन और इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट में आता है और धूम मचा देता है। सारे इन्वेस्टर्स इतनी जबरदस्त तरीके से उस आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए परेशान थे। हर कोई लाइन लगा के चाहता था कि मुझे इस आईपीओ के थ्रू अलॉटमेंट मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोगों को उम्मीद थी क्योंकि आईपीओ 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका था। दोस्तों, जिस दिन इस आईपीओ ने मार्केट में अपनी ओपनिंग की 450 रुपीज के लेवल पर यह खुला और उसके बाद कभी उस लेवल तक जा ही नहीं पाया। ये गिरता गया, 300 रुपए पे आया, 200 रुपए पे आया, 100 रुपए पे आया और बाद में 1 रुपया 2 रुपए पे ट्रेड करने लग गया। ट्रेडिंग खत्म हो गई, बिजनेस खत्म। इसके चेयरमैन को सेबी ने बैन कर दिया 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का करने के लिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उन पर कई तरीके की फाइनेंशियल हेराफेरी के आरोप लगे थे। स्थिति यहां तक आ गई कि उन्होंने यह कह दिया कि मैं पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका हूं और मेरे पास सिर्फ मेरी कार के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास में नहीं है। यह हालत हो गई इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की। 2 संतानों में से एक संतान जो वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट और सेकंड संतान जो बैंकरप्ट। सब समझ गए होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस पावर और इसके चेयरमैन अनिल अंबानी की। तो आज हम इस पूरे वीडियो में ये देखेंगे, जैसा बाकी सारे दोस्तों ने कहा था कि सर रिलायंस पावर के बारे में बताइए, तो दोस्तों एक अकेले वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डोंट स्किप अ सिंगल सेकंड ऑफ इट, वॉच इट कंप्लीटली एंड गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि इस समय पर रिलायंस पावर में क्या रैग टू रिचेस, रिचेस टू रैग वाली और वो कहानी वापस दोहराई जा रही है कि क्या ये वापस जीरो टू हीरो बन सकता है, क्यों बन सकता है और कितना जल्दी बन सकता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। पर वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग 2 अच्छी खबरों के साथ में। पहली अच्छी खबर जो रिलायंस पावर के बारे में है और वो है दोस्तों ये कि रिलायंस पावर को अभी 500 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये अभी बस कुछ दिनों पहले ही मिला है। और किससे मिला है दोस्तों? ये मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। और इसको द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द इंस्टॉलेशन ऑफ अ टोटल ऑफ 1000 मेगावाट और 2000 मेगावाट स्टैंड अलोन BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अवॉर्डेड ऑन अ बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल। और क्यों मिला है? क्योंकि दोस्तों ये इनकी बिड 3.81 लाख पर मेगावाट पर मंथ पे थी, जो पूरे मार्केट में सबसे कम रही है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज की। और दूसरी सबसे अच्छी जो न्यूज है दोस्तों वो है ये कि रिलायंस पावर वाइप्स आउट 3872 करोड़ रुपीस ऑफ डेट, becomes completely debt free and therefore the stock is hitting upper circuit every day। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिलायंस पावर में इतना बार बार ऊपर का सर्किट लग क्यों रहा है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, हर कंपनी अपनी गलतियों से सीखती है। सुज़लोन ने गलतियां की, अपनी गलती से सीखा और आज आप देखिए वो कितना अच्छी लेवल पे है। इसी तरह से रिलायंस पावर भी लगभग उसी रास्ते पे चलते हुए देख रहे हैं। डेट सबसे बड़ी समस्या थी इस कंपनी की और डेट को इन्होंने पूरी तरह क्लियर कर दिया है अपने प्रेफरेंशियल इश्यूज के और बाकी सारी एक्टिविटीज के द्वारा। और अब रिलायंस पावर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलायंस पावर सेटल्स ऑब्लिगेशंस वर्थ ₹3872 करोड़, अचीव्स डेट फ्री स्टेटस and share hits upper circuit. Reliance Power's obligation as a guarantor on behalf of Vidarbha Industries Power have been fully settled, resulting in the release of all obligations related to the debt of ₹3872 करोड़ रुपीस। और ये हैं मिस्टर अनिल अंबानी। आज बहुत खुश होंगे ये, क्योंकि इनकी कंपनी हो गई है डेट फ्री एंड दे आर बैक इन द बिजनेस नाउ। और अब हम दोस्तों इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यहां कुछ फंडामेंटल्स पे एक बार नजर डालते हैं दोस्तों। 17 जनवरी 1995 को बवाना
पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ये कंपनी शुरू हुई। रिलायंस पावर बनी ये 2007 में और 6 कोल बेस्ड फायर प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो 14,000 मेगावाट के हैं, और साथ में इनके 2 गैस फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो 10,000 मेगावाट के हैं। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन, यहां पर 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी है जो 3000 मेगावाट के हैं। इनमें से 3 जो 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 3 अरुणाचल प्रदेश और 1 उत्तराखंड में है। इसके अलावा आईपीओ 15 जनवरी 2008 को खुला, 27.5 बिलियन ऑफ बिड्स आई डॉलर्स में, और 10.5 टाइम्स ये ऑफर हुआ। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसके अलावा अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स और देखते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स पे नजर डालते हैं। तो यहां आप देख सकते हो दोस्तों 51 रुपीज के आसपास में प्राइस चल रही है इसकी, और सबसे बड़ी बात है कि इसका ना आपको ओवरऑल एक एनालिसिस देखना हो तो हमें देखना होगा कि ये रैंक कहां करती है। तो अगर बाकी इसकी इंडस्ट्री में कंपैरिजन किया जाए तो फाइनेंशियल्स में दोस्तों ये इसको 2 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 6 मार्क्स कम है इसके। ओनरशिप में देखा जाए तो अब क्योंकि अंबानी जी के खुद के हाथ में ही है तो 2 आउट ऑफ 4 हो गया है। पीयर कंपैरिजन में देखा जाए तो भी औरों के मुकाबले में थोड़ी सी कमजोर है। वैल्यू एंड मोमेंटम, तो वैल्यू में एवरेज है लेकिन मोमेंटम में जबरदस्त है, मोमेंटम अच्छा खासा है जिसको हम देखने वाले भी हैं। की स्टैटिस्टिक्स यानी नंबर्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.8 है, आरओई 17.8 है। तो जब भी कोई जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार होता है दोस्तों तो उन स्टॉक्स में आपको इसी तरीके के नंबर्स आमतौर पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो देखिए, लेकिन जो वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था, जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा था, वो देखिए यहां पर कि 1 ईयर में इसने 165% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में इसने 2222% का रिटर्न दिया है। और उसकी वजह भी है कि स्टॉक की प्राइस ही बहुत नीचे चली गई। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग कि ड्यूरेबिलिटी क्या है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि ये कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसकी है कंपनी की, क्योंकि देखो ये बात पक्की है कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल हेल्थ का ही बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि यदि कंपनी के पास में अच्छे फंडामेंटल्स है, कैश इन हैंड है और साथ में लॉन्ग टर्म विजन है तो दोस्तों कंपनी फाइनेंशियली अच्छा करती है। और यहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है ऐसी कंपनीज में। तो यहां देखिए तो इसको 40 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, यानी 55-60 के आसपास अच्छा होता है, बट 40 मिले हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें कमजोरी है। जबकि इसी की इंडस्ट्री में जो एनटीपीसी है उसको 75, पावर ग्रिड को 70, अडानी ग्रीन 65, हालांकि अडानी इसको तो मैं ओवर वैल्यूड ही मानूंगा हमेशा से ही, बट टाटा पावर को 60, ऑलमोस्ट इन सब के मुकाबले में थोड़ा सा अभी कमजोरी बाकी है। पर जरा फाइनेंशियल नंबर्स पे नजर डालें तो यहां देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो है वो 8260 करोड़ का है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। और साथ में नेट प्रॉफिट जो है ना वो नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि अब इनको नया ऑर्डर मिला है, डेट फ्री हो गए हैं, तो डेट फ्री होने के बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट में जो इनका पैसा जा रहा था वो प्रॉफिट में काउंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो दोस्तों 4.8% की है। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 14% का है इनका, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टरली अगर देखें तो 1992। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो चीज है वो है बैलेंस शीट को भी इसकी को देख लेते हैं एक बार। अब यहां आपको टोटल इस कंपनी में जो चल रहा था वो साफ नजर आएगा कि ये 43,760 ये टोटल एसेट्स कंपनी के पास में रहे हुए हैं। और ये देखेंगे कि पिछले 2 साल में 6% की डिग्रोथ आई है इसमें, 3 साल में 4.84 और 5 साल में 5%, यानी कि ये डिग्रो हुए हैं, यानी कम हुए हैं पहले से। वर्किंग कैपिटल भी इनकी नेगेटिव चल रही है, यानी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट एसेट्स इनके कम हैं इस टाइम पर। इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स मोस्टली होते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स और पेएबल्स की जो उधारी का धंधा होता है ना कि सप्लायर्स को माल चुकाना है उधारी पर और कस्टमर से माल उधारी पे आने वाला है, तो जब इनका मिसमैच होता है तो इस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम पैदा होती है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। किसी बिजनेस में ना 3 तरीके के कैश फ्लोज हो सकते हैं। एक होता है जो कोर बिजनेस से आता है, यानी जो मेन बिजनेस है ना वो कैश फ्लो कहलाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो।
ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जैसे कि आज अगर मान लीजिए रिलायंस पावर है तो ये पावर सेल करती है, उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलता है दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दैट इज वन टाइप। सेकंड कैश फ्लो जो होता है ना, सेकंड जो दोस्तों वो होता है आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है कि अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड खरीदे हैं या कहीं कोई फैक्ट्री के लिए पैसा लगाया है इसने, तो जो भी ये कंपनी आगे रिटर्न कमाने के लिए पैसा लगाती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। और थर्ड होता है दोस्तों फाइनेंसिंग कैश फ्लो, और वो तब होता है जब आप लोन लेते हैं बैंक से या एनबीएफसी से और अपने बिजनेस को चलाने के लिए ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं से आप पैसा लेते हैं या तो फिर पैसा चुकाते हैं या देते हैं। दोनों ही केसेस में जो है ये होता है फाइनेंसिंग आपका कैश फ्लो। अब ये इस कैसे कैश फ्लोज होते हैं, किस तरीके के कंपनी के फंडामेंटल्स को कैलकुलेट करते हैं, डीसीएफ कैसे यूज किया जाता है, वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे निकलती है, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको हमारा जो एक तो मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए ताकि स्टॉक अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें, और साथ में उसमें मैं ऐसी इनसाइट्स भी आपसे शेयर करूंगा जो आमतौर पे स्टॉक मार्केट में आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि सब लोग कॉपी पेस्ट डेटा करते हैं। तो वो आपको अगर जानना है तो रियल वैल्यू पता करने के लिए आपको मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। सेकंड दोस्तों, आपको अगर इस तरीके की मैट्रिसेस समझनी है प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन का कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त, और बहुत लोगों ने उसका बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। तो वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से आपको सारी चीजें समझने में मदद करेगा और मिनटों में आप अच्छे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ के निकाल सकते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं, और उससे पहले बता दूं कि इन दोनों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहां अगर आप देखें ध्यान से दोस्तों, तो ये जो कैश फ्लो है कंपनी का, और वो देख सकते हैं कि तीनों तरीके के कैश फ्लो में से इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी कि इसमें 21% की गिरावट है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो है वो 45%, यानी कि ये बढ़ा है, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी बढ़ा है। क्योंकि कैश जो है मोस्टली फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही यूज हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनके पास में नेट कैश फ्लो 247 का है, तो यानी कि इसमें जरूर टोटल मिलाकर के जो हाथ में पैसा है वो 433% इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी की, तो ये तो नेगेटिव ही चल रहे हैं नंबर, बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द रिवाइवल ऑफ बिजनेस। अब बात करें कंपनी क्या ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है, तो इसमें अगर हम देखें तो इनकी पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से इसको मार्क्स मिले 35, जबकि एनटीपीसी जो है वो 59 स्कोर करती है, पीजीआईएल जो है पावर ग्रिड 47, अडानी और जो है वो 9.744, इन सब के नंबर्स अच्छे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी 29 पर है। इस हिसाब से ये मीडियम वैल्यूएशन है इसका, यानी थोड़ा सा वैल्यूएबल तो है, लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अभी वैल्यूएशन जो है हल्का सा इसका शेकी है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास में अभी तक तब नहीं आएंगे तब तक जब तक कि इसका बिजनेस प्रॉपर्ली 2-3 क्वार्टर तक नहीं चलेगा। अब जैसे यहां आप देखिए कि प्राइस टू सेल्स जो है वो इसका 1.4 है, यानी कि जितनी सेल्स कंपनी को मिलती है उससे लगभग 40% ज्यादा प्राइस इसकी हम लोग पे कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब किस रफ्तार से, किस स्पीड से स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। सो यहां पर मोमेंटम में आप देखेंगे इसको मिले हैं 74, और इसी वजह से आप देखेंगे स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है, और इस वजह से इसका सर्किट डेली ही लगभग लगता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है दोस्तों, सो यहां आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मोमेंटम है इसमें, यानी रिलायंस पावर 74 मोमेंटम लेके चल रहा है, एनटीपीसी 66 पे है, पीजीआईएल 66.5 पे है, अडानी 60 के आसपास में, टाटा पावर 64 है, जेएसडब्ल्यू 61 है। तो सबसे ज्यादा मोमेंटम रिलायंस पावर में ही है आज की तारीख में। टेक्निकल नंबर्स की बात करें तो यहां RSI 87 की है, जो रियली ज्यादा है, ओवरवैल्यूड है। MACD 3.7 है, और इसके अलावा जो डेज MFI मतलब ये तो करंट 96.5, ये चेंज भी हो सकता है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो बुलिश ट्रेंड साफ तौर पे नजर आ रहा है इसका, अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा भी इसको। शेयर होल्डर्स के पैटर्न पर नजर डालें तो 23% तो प्रोमोटर्स के पास है, 3% DIIs और 12.7%
FIIs के पास में, पब्लिक के पास 61% है। बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड में ना आप यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, और वो ये है कि ये जो FIIs का शेयर होल्डिंग है ना, ये जबरदस्त बढ़ा है। आप देखिए यहां ना कुछ नहीं था, वहां से ये 12% तक लेकर के चले गए हैं। FIIs नथिंग टू 12% पहुंचे हैं इसमें, विच इज वेरी गुड। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ाई है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें ब्लॉक डील्स जो हुई है, यानी सेतु सिक्योरिटीज करके कंपनी है जिसने इसके शेयर 15 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं इसके, इतना कितना 44 की प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों काफी सारी इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये वो खबर है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इसके अंदर एकदम से डेट फ्री होने का एक ऑप्शन निकल करके आया है, क्योंकि कंपनी ने रिलायंस पावर जो है उसने 1525 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर्स दे करके और अपने आप को टोटली मुक्त कर लिया है कर्जे से। अब हम टेक्निकल्स को देखते हैं, ये तो बीच में एक खबर याद आ गई इसलिए बता दी। ये टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं रिलायंस पावर का आपके स्क्रीन के ऊपर, और आप यहां एक खास तौर पे देख सकते हैं लगातार हाईज बनते हुए स्टॉक ने दिखाए हैं, और एक कंसिस्टेंट ट्रेंड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये कंसिस्टेंट ट्रेंड है और एकदम परफेक्ट, जिसको कहते हैं सही सटीक तरीके से चलता हुआ। तो इसमें और कब से चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है आपका पिछले करीब करीब एक साल से FIIs इसमें चुपचाप अपनी होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं और आम इन्वेस्टर को पता भी नहीं पड़ रहा। अब अभी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि करीब करीब 50 के स्तर पे अभी चल रहा है, लेकिन क्या ये 50 के स्तर पे ये रह सकता है स्टॉक, जरा हम देखें, और इसके बाद में किस तरह से इसका मोमेंटम होगा जरा देखते हैं। तो आप यहां पर साफ तौर पे एक चीज तो देख सकते हैं कि इसमें जो ये RSI है ना, ये ओवरशूट कर चुका है, ये बहुत ज्यादा है इस टाइम पर। 60 से ऊपर का RSI हमेशा ओवर बॉट जोन में पाया जाता है, तो थोड़ा सा हल्की सी रिस्क है, थोड़ा महंगा तो हो गया है स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दोस्तों अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो आपको ये ट्रेंड ज्यादा साफ तौर पे नजर आएगा। और जरा नजर डालें वीकली चार्ट पे, तो ये देखिए यहां आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल सही ट्रेजेक्टरी पकड़ी हुई है। मंथली चार्ट पर दोस्तों इसका ट्रेंड और ज्यादा साफ नजर आएगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो अभी का लेवल है उसके मुकाबले में अगर मैं यहां पर एक लेवल ड्रॉ करूं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट इसको सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा दोस्तों 171 पर, यानी 171 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जिस तक ये पहुंच सकता है, बशर्ते कि ये 78 को पार करे। और ये जिस मोमेंटम से चल रहा है, ये हो सकता है जल्दी ही 78 के आसपास में पार कर ले इसको। उसके बाद में 171 तक जाना इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है। बाकी ये डिपेंड करेगा इस चीज पर कि आने वाले दिनों में किस तरीके के डेवलपमेंट इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों क्या अच्छा है क्या बुरा है, जरा एक बार ये बात कर लेते हैं। पहली चीज अच्छी ये है, कंपनी डेट फ्री हो गई है। दूसरी अच्छी चीज ये है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तीसरी अच्छी चीज यह है कि मैनेजमेंट ने अपनी गलतियों से सीख के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया है। चौथी अच्छी चीज यह है कि कंपनी ऐसे सेक्टर में है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि पावर, और इन्होंने रिन्यूएबल पावर के अंदर भी अपनी अच्छी खासी फोकस रखा हुआ है। अब नेगेटिव बातें करें तो नेगेटिव बात में पहली नेगेटिव बात यह है दोस्तों कि ये हाईली ट्रेडेड स्टॉक है, यानी कि स्पेकुलेशन का शिकार है एक तरह से। इसमें सट्टेबाजी ज्यादा चल रही है, धड़ाधड़ खरीदना बेचना चल रहा है, फंडामेंटल ड्रिवन अभी तक नहीं है। सेकंड चीज, अभी भी ROE और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स इसके वीक ही हैं। तो इस तरह से इसका जब तक बिजनेस के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगा, तब तक इसमें रिस्क बनी हुई है। तीसरी चीज यह है दोस्तों कि ऐसी 10 कंपनीज में से 5 कंपनीज अच्छा खासा ग्रो कर जाती है और बाकी की 5 कंपनीज कहीं ना कहीं मार्केट से गायब हो जाती है, तो वो रिस्क भी है। तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके बेसिस पर आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना दम है, और आपके हिसाब से क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने ऐसी ही कंप्लीट डिटेल्स चाहिए और आपको अगर स्टॉक का 40-50 मिनट्स का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें हर चीज डिस्कशन हो, तो आपको मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ में हमारा स्टॉक सिलेक्शन का जो कोर्स है उसको भी जरूर चेक करिए।
जाइएगा आप, और वहां आपको फ्री कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दे रहा हूं, 30 मिनट्स में कैसे स्टॉक्स को सर्च किया जाता है। तो दोस्तों इस सब के साथ में आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं जरूर लाइक करिए, इसे शेयर करिए सारे दोस्तों से। नेक्स्ट वीडियो में जब तक मिलता हूं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।